नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए हम बहुत सारे तरीके देख रहे थे। अब उन्हीं तरीकों में हम आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन जो है कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उससे पहले ये समझ लेना है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस सेल्फ अफर्मेशन क्या होता है, स्वपुष्टि क्या होती है, या आत्मसंवर्धन क्या होता है। देखिए, जब किसी काम को लेकर गिल्ट या टकराव होता है तो व्यक्ति उस गलती पर ध्यान देने के बजाय अपने किसी अच्छे पक्ष को याद करता है और खुद से कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं बाकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, इस तरीके का दिलासा देना अपने आप को। समझ में आया? उसने ऐसा कोई काम कर दिया है जिसकी वजह से उसे गिल्ट महसूस हो रहा है। ठीक है, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। तो अपनी गलती पे से बचने के लिए, या बोल सकते हैं कि ध्यान देने के बजाय जो है अपने आप को अपने अच्छे पक्ष जो अच्छा करता है वो उस पर ध्यान दे रहा है कि देखो नहीं, मैंने इतनी एक गलती से क्या होता है, मैंने इतनी अच्छी चीज़ें भी तो करी है। ठीक है, तो अपने आप को दिलासा देता है। तो इससे होता क्या है, क्या होता है इससे? इससे होता क्या है कि व्यक्ति अपनी पहचान को संतुलित करता है और गलत व्यवहार के तनाव को कम कर देता है बिना उसे सीधे बदलने के। ठीक है, होता है ना कि हम उस गलती के बदले सॉरी नहीं बोले, माफ़ी नहीं मांगे। ठीक है, उसे उसे सॉरी माफ़ी न मांगने के बजाय अपने अच्छे पक्ष को याद करके अपने जो है उसे बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना मेरा तनाव कम हो। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए, एक सरकारी अधिकारी है। ठीक है, एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेनी पड़ती है जिससे उसे अंदर ही अंदर दोष महसूस होता है, डिसोनेंस होता है। ठीक है, शुरू शुरू में सभी सिलेक्ट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, तो कहते हैं मैं ईमानदार रहूँगा ईमानदार रहूँगा, लेकिन फिर लालच मोह में किसी भी तरीके से पढ़ के वो पहली बार रिश्वत लेता है तो क्या होता है, उसको डिसोनेंस महसूस होता है कि पहले मैं ये कह रहा था लेकिन फिर मैं ये कर रहा हूँ। तो क्या होगा, उसे असंगति अंदर ही अंदर असहज महसूस होता है, डिसोनेंस होता है। लेकिन वो खुद से कहता है कि मैं हर साल 20 गरीब बच्चों की फीस भी तो भरता हूँ। मतलब रिश्वत ले रहा है, एक रॉबिन हुड की तरह काम कर रहा है कि रिश्वत तो ले रहा है लेकिन अपने आप को दिलासा दे रहा है कि मैं 20 बच्चों की फीस भी तो भरता हूँ। ठीक है, अपने आप को दिलासा दे रहा है, यानी वो अपने सकारात्मक कार्यों से खुद को संतुलित करता है, संतुलित करने की कोशिश कर रहा है वो अधिकारी। इस तरह सेल्फ अफर्मेशन से डिसोनेंस कम हो जाता है। ठीक, यही तरीका है सेल्फ अफर्मेशन, यही सेल्फ अफर्मेशन है अपने आप को कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचाने के लिए, डिसोनेंस से बचाने के लिए। तो सेल्फ अफर्मेशन का एग्जांपल समझ में आया कि एक अधिकारी है किसी भी डिपार्टमेंट का है या कोई भी है, जो है करप्शन करता है, रिश्वत ले लेता है। ठीक है, फिर उसको गिल्ट महसूस होता है कि मैंने ऐसी रिश्वत ले ली। ठीक है, तो होता क्या है कि वो अपने आप को दिलासा देता है कि नहीं, मैंने रिश्वत जरूर ली लेकिन मैं 20 बच्चों की, 25 बच्चों की, इतने बच्चों की फीस भी तो भरता हूँ, अच्छा काम भी तो करता हूँ। तो अपने अच्छे पक्षों को याद कर रहा है, यही है सेल्फ अफर्मेशन। ठीक है, अब एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको, सेवा सदन, आपने जो है कहानी या उपन्यास प्रेमचंद जी का है ये सेवा सदन। उसमें आपने देखा होगा एक ईमानदार दरोगा रहता है, एसआई रहता है, पुलिस वाला, अंग्रेजों के टाइम का है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। तो दरोगा क्या है, बहुत ईमानदार रहता है। तो पहली बार जो है रिश्वत लेता है, हमने देखा होगा उसमें पहली बार उसने रिश्वत लिया। तो क्या हुआ, उसे इतना पसीना 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 उसमें दिखाया किस तरीके से एकदम गिल्ट में हो जाता है, कितनी बहुत ज़्यादा वो अपने आप को जो है तनाव महसूस करता है, एकदम डिसोनेंस के कैरेक्टर में वो रहता है। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात है, अंदर ही अंदर असहज महसूस करता है। विवाह का दिन आता है उसकी बिटिया का। तो फिर होता क्या है कि उसको आके लोग गिरफ्तार कर लेते हैं कि तुमने पैसा लिया था, मतलब तुमने रिश्वत ली है, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लास्ट में आपको देखते हैं उसको सीन, जब सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, तो वो इस बात से अपने आप को कहता है कि अपने आप को गिल्ट महसूस करता है और जो जो सही सही पक्ष था वो लोगों को बता देता है। ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये सेल्फ अफर्मेशन का सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूँ, जो उसने रिश्वत ली, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस था उसके अंदर साफ साफ वो दिख रहा था। जीवंत एग्जांपल अगर आपको देखना हो कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या है, तो ये कहानी है सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का। अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एकदम सही से एक्सप्लेन किया गया, यूट्यूब पे पड़ेगा। आप अब तो पढ़ना पढ़ाना आसान है
कि आपको इनके मुंशी प्रेमचंद पे बहुत सारे एपिसोड्स बने हुए हैं। कुछ अधिकांश पे सेवा सदन जो फेमस फेमस है, गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, इन सब पे बना हुआ, तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब ये हो गया, सेल्फ अफर्मेशन हो गया, एग्जाम्पल दिए हुए इसमें सारे। अदर एक्टिविटी, अब कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए, निपटने के लिए, या फिर उसके उसके समाधान के लिए कि हम कॉग्निटिव डिसोनेंस से या संज्ञानात्मक असहजता से कैसे बच सकते हैं, तो उसमें आता है अदर एक्टिविटी, यानी दूसरा काम ध्यान भटकाना है। बेसिकली ध्यान भटकाने से मतलब है, ठीक है। क्या होता है अदर एक्टिविटी? अदर एक्टिविटी का मतलब जब किसी काम या सोच से दिमाग में टकराव होता है तो हम अपनी ध्यान शक्ति को कहीं और ले जाकर अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से डिसोनेंस महसूस हो रहा है, अब उसके समाधान के लिए आप करते हैं ना कि यार एक ही ये बार बार यहाँ बैठे हुए बार बार ध्यान जा रहा है, हम ध्यान भटकाते हैं, चलो खेलने चले जाते हैं। तो आप कहीं खेलने चले जाते हैं, किसी से बात करते हैं या किसी अदर एक्टिविटी में लग जाते हैं, ठीक है। यही होता है अदर एक्टिविटी, मतलब ध्यान भटकाना। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को पता चलता है कि उसे परीक्षा में कम नंबर मिले हैं, ठीक है। जिससे वो परेशान हो जाता है। उसने एग्ज़ाम दिया, एक स्टूडेंट ने, उसको एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं। अब वो नंबर देख के परेशान हो गया है, ठीक है। तो उसको डिसोनेंस महसूस हो रहा है बार बार कि इतनी मेहनत करी थी यार, अब ऐसा परिणाम आया नहीं, ठीक है। तो अब वो पढ़ाई से ब्रेक लेकर कुछ घंटे दोस्तों के साथ खेलने कूदने लग जाता है। इससे उसका तनाव कम हो जाता है और वह अपने मन को फिर से संभाल पाता है। समझ में आया? ब्रेक ले लेता है, थोड़ा इधर उधर घूमने चला जाता है, अपना ध्यान भटकाता है कि बार बार यहीं बैठूंगा तो बार बार नंबर का ख्याल आएगा, तो एक डिसोनेंस महसूस होता है उसको, ठीक है। अब ये हो गया, अदर एक्टिविटी हो गया डिसोनेंस से बचने के लिए। ये तरीके थे बहुत सारे कैसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस से बच सकते हैं, ठीक है। अब समस्या है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का एटीट्यूड चेंज में क्या रोल होता है, ठीक है। हमें ये समझना है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या रोल होता है आपके एटीट्यूड चेंज करने में। हम बेसिकली एटीट्यूड वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, हमें तो यही समझना है कि कैसे जो है आपका एटीट्यूड चेंज किया जाए। अगर खराब है तो बेहतर किया जाए, बेहतर है तो और बेहतर किया जाए, बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ते रहें, ठीक है। तो पहले तो यही समझना है कि एटीट्यूड चेंज जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस का एटीट्यूड चेंज में रोल क्या होता है, पहले यही समझना है, ठीक है। समझते हैं। मान लीजिए कि जब हमारा रवैया यानी एटीट्यूड और हमारा व्यवहार एक दूसरे से टकराते हैं तो मन में असहजता पैदा होती है, इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस असहजता को कम करने के लिए हम अपना रवैया यानी एटीट्यूड बदल लेते हैं या अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में एटीट्यूड चेंज होता है, इसी प्रक्रिया में एटीट्यूड चेंज होता है। प्रोसेस क्या है ना, एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस क्या है कॉग्निटिव डिसोनेंस में, तो यही प्रोसेस है। मतलब हमारा एटीट्यूड और हमारा व्यवहार में असंगति पाई जाती है, टकराव होता है, तो हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस महसूस होता है। जब हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि इस असहजता को कम करने के लिए हम या तो अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं, बिहेवियर बदल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में एटीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। अब सवाल है कैसे होता है। मान लीजिए आप मानते हो कि धूम्रपान सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी सिगरेट पीते हैं, ठीक है। स्मोक कर रहे हैं, आप मानते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए लेकिन फिर भी स्मोक कर रहे हैं, तो इससे आपके दिमाग में टकराव होता है, ठीक है। आपके दिमाग में टकराव होता है। इस बेचैनी से बचने के लिए आप या तो सोच बदल सकते हैं कि शायद धूम्रपान इतना नुकसानदायक नहीं है, ये क्या है, एटीट्यूड चेंज ही है, यहाँ पे एटीट्यूड चेंज है। या फिर ये कर सकते हैं कि या व्यवहार बदल सकते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ, व्यवहार बदल देंगे या सोच बदल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड चेंज है, ये प्रोसेस है एटीट्यूड चेंज का, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें मजबूर करता है कि हम अपने सोच या काम में बदलाव करें ताकि मन की बेचैनी खत्म हो सके। यही एटीट्यूड चेंज का कारण बनता है, ठीक है। मतलब कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए जो हम प्रयास करते हैं ना, वही कारण बनता है एटीट्यूड चेंज का। आपको लगता है कि मतलब स्मोक का मानते हैं कि स्मोक नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं। लेकिन मतलब आप सिगरेट पीना चाहते हैं, आप जो है मानते हैं कि सिगरेट गलत है लेकिन फिर भी पी रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप सोच बदलेंगे या तो व्यवहार बदलेंगे।
तो जब ये सोच बदलना मतलब अपने थॉट प्रोसेस यानी अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे या तो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो यही जो चेंज है, यही एटीट्यूड चेंज कहते हैं इसको। ठीक है, इस प्रोसेस में ही एटीट्यूड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना है। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना कि हमें एटीट्यूड चेंज में बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। हमने पढ़े परसुएशन पढ़ा, परसुएशन कैसे हेल्प करता है। अभी हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे हेल्प करता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस ऐसे ही हेल्प करता है। जब आपको डिसोनेंस महसूस होने लगता है तब आप चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो। ठीक है, आप समझ में आया कि कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस हेल्प करता है एटीट्यूड चेंज में। ऐसे ही हेल्प करता है। उस असहजता से बचने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारा व्यवहार बदल जाए या तो सोच बदल जाए। ठीक है, आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप पीते हैं व्यवहार में, लेकिन थॉट प्रोसेस कह रहा है कि नहीं पीना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ये दो चीज़ कर सकते हैं, या तो सिगरेट पीना छोड़ दें यानी बिहेवियर उसे करना छोड़ दें, या वो सिगरेट ये मान लें कि थोड़ा ज़्यादा ये मान लें कि थोड़ा पीने से कुछ नहीं होगा, यानी एटीट्यूड चेंज कर लें। समझ में आया? तो आप उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बच पाएंगे। तो उसी बचने के प्रोसेस में हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, एटीट्यूड चेंज होता है। यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कब से। ठीक है, इतने देर से हो रहा था ना कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचें, कॉग्निटिव डिसोनेंस से अफर्मेटिव, सेल्फ अफर्मेशन, ये तरीके हैं एटीट्यूड चेंज करने के। कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के जो तरीके होते हैं वही होते हैं एटीट्यूड चेंज करने के भी तरीके आपके। अब सवाल है कि अब हमको पढ़ना है मोरल एटीट्यूड क्या होते हैं। मोरालिटी के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे हमको समझना है कि मोरल एटीट्यूड क्या होता है, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मोरल एटीट्यूड क्या होता है। बेसिकली जब बोले कि मोरल एटीट्यूड क्या होता है ना, तो हमको बस इतना बोलना है कि ये सोच, भावना और विश्वास होते हैं। यही, बस इतना ही। अब इसमें अब सोच, भावना, विश्वास कैसे कैसे होते हैं। मोरल का मतलब ये तो अच्छे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, विश्वास आपका सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, बस प्रोसेस ही इतना ही है। मॉरल एटीट्यूड क्या होता है? ये सोच, भावना या विश्वास होता है। बस 3 वर्ड, 3 लाइन, इतना ही बोलना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। सोच, विश्वास या भावना होती है। अब सवाल आगे आएगा कि सोच भावना कैसी होनी चाहिए। तब अब आपके दिमाग में तो आएगा ना, जब मोरल वर्ड लगा हुआ है, नैतिक वर्ड लगा हुआ है, तो सोच भावना अच्छी होगी तभी तो हम नैतिक होंगे। ठीक है, तो आगे आएगा कि जो हमें सही और गलत, अच्छा और बुरा, इंसानियत और अनुचित के बीच यानी उचित अनुचित के बीच फ़र्क समझ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे व्यवहार और फैसलों को नैतिकता के आधार पर दिशा देते हैं। तो वो मोरल एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रमेश जो है वो स्कूल से घर जा रहा था। रमेश नाम का एक विद्यार्थी है, वो स्कूल से घर जा रहा है। तो रास्ते में उसने देखा कि किसी दुकान की तिजोरी खुली हुई है। कोई दुकानदार है अपना, शायद हो सकता है कि इधर उधर कहीं चला गया हो थोड़े समय के लिए, ये सोच के कि अभी आता हूँ, इतने में क्या हो जाएगा। तो तिजोरी खुली हुई है, रमेश का ध्यान पड़ा उस पर, और उसमें बहुत सारा पैसा था। ठीक है, तो अगर रमेश चाहता तो वो पैसा चुरा सकता था। ठीक है, लेकिन रमेश ने सोचा ये चोरी करना गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रमेश ने सोचा। ठीक है, रमेश, तो इस सोच को ही हम मोरल एटीट्यूड कहते हैं। समझ में आया? तो रमेश ने सही और गलत के बीच का फ़र्क समझा और सही काम किया। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, स्टार्टिंग इस शुरुआत में ही बताया कि सोच, भावना और जो है विश्वास होते हैं। मोरल एटीट्यूड यही होते हैं, बस इतना ही। एग्जाम्पल में क्या है कि एक दुकानदार है जो अपने दुकान की तिजोरी खोल के थोड़े समय के लिए कहीं चढ़ गया है। तो उससे लगा कि बस अभी 5 मिनट में आएंगे, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। उसी 5 मिनट के बीच में रमेश के ध्यान जाता है, और उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन रमेश जो है रमेश सोचता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। उसके मन में है कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है, तो इस सोच को ही मोरल एटीट्यूड कहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे रमेश को सही और गलत का फ़र्क पता है, समझा है, सही काम क्या होना चाहिए वो पता है। समझ में? सिंपल था एग्जाम्पल, सिंपल। जितना इजी एग्जाम्पल रखेंगे उतनी अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। बहुत जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल जाएंगे उतना ही मुश्किल होगा। अभी तो समझ में आ गया? ठीक है, तो मोरल एटीट्यूड के कुछ टाइप है, मुख्य प्रकार हैं। टाइप्स होते ही हैं, तो मोरल एटीट्यूड के भी टाइप है। मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। एक है पॉजिटिव
मोरल एटीट्यूड, नेगेटिव मोरल एटीट्यूड, यानी हिंदी में सकारात्मक नैतिक दृष्टिकोण, रवैया, या कह सकते हैं नकारात्मक नैतिक रवैया। ठीक है। न्यूट्रल मोरल एटीट्यूड, कन्वेंशनल मोरल एटीट्यूड, प्रिंसिपल्ड मोरल एटीट्यूड, ये पढ़ने हैं हमें 5। और भी टाइप हैं लेकिन ये 5 मेन है, हमको पढ़ना ही है। पॉजिटिव मोरल एटीट्यूड क्या होता है? सवाल ये है, सिंपल है कि पहले ही बताया मोरल एटीट्यूड क्या है, सोच है। ठीक है। अब उसी सोच में क्या जुड़ रहा है? पॉजिटिव मोरल एटीट्यूड। तो ये सोच वो होती है जिसमें व्यक्ति सही, अच्छा, नैतिक काम करने को महत्व देता है, मतलब सही काम करने को महत्व देता है, तो मोरल एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल, भारत में बहुत से लोग जो है अब कूड़ा कम करने और पेड़ लगाने जैसे कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं, तो यह उनका सकारात्मक पॉजिटिव मोरल एटीट्यूड दिखाता है। यही है, सिंपल। दूसरा, नेगेटिव मोरल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड लेकिन फिर भी नेगेटिव क्या है? जब व्यक्ति गलत काम को सही समझने लगे या नैतिकता को जो है नकार दे, सही काम को गलत काम को सही मानने लगे, ठीक है, और नैतिकता को त्याग दे, तो उसे नकारात्मक मोरल एटीट्यूड कहते हैं, नेगेटिव मोरल एटीट्यूड, मतलब गलत काम को सही मान रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार को सामान्य व्यवहार समझकर इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार को उसका सामान्यीकरण कर दिया है, जनरलाइज कर दिया है, तो उसको सामान्य समझकर उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनकी नैतिकता के लिए ये नकारात्मक उदाहरण है। तीसरा है न्यूट्रल मोरल एटीट्यूड। न्यूट्रल मोरल एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, जब व्यक्ति के पास सही या गलत के बारे में कोई खास सोच ना हो, ऐसा कोई सोच नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो या वो तटस्थ रहे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज जो फिलिस्तीन और इजराइल हो रहा था, और फिलिस्तीन में बहुत सारे, गाज़ा पट्टी में बहुत सारे बच्चों को, महिलाओं को मार दिया गया, जिनोसाइड हुआ। तो कुछ इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि हमसे क्या लेना देना, हमारे देश में थोड़ी ना हुआ। ठीक है, वो अपनी मौज में है। ठीक है, तो यही लोग हैं न्यूट्रल मोरल एटीट्यूड वाले, तटस्थ हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ लोग खुलकर सामने आते हैं, विरोध करते हैं, इसका नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है ये, ग्लोबल सिटीजनशिप के इस दौर में अगर हम ये कहें कि हमसे मतलब नहीं है, तो फिर ये बेवकूफ़ी है। तो बहुतों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ऐसा सोच रखें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक मुद्दों पर बिना राय बनाए सिर्फ देखते रहते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं मोरल एटीट्यूड, न्यूट्रल मोरल एटीट्यूड वाले। ठीक है, अब है कन्वेंशनल मोरल एटीट्यूड, यानी परंपरागत नैतिक रवैया। तो कन्वेंशनल में क्या है? तो इसमें ये होता है कि यह समाज या परिवार की परंपराओं या नियमों पर आधारित होता है। आपके होते हैं ना, आपकी सोसाइटी और आपके फैमिली में परंपरागत चीज़ को पालन करने वाले, तो उसको कहते हैं कन्वेंशनल मोरल एटीट्यूड। तो इसमें उदाहरण क्या है? उदाहरण समझेंगे। मान लीजिए रेखा नाम की लड़की है। रेखा अपने घर में बड़ी उम्र के लोगों का सम्मान करती है। तो ये जो सम्मान, बड़े उम्र के लोगों का सम्मान करना क्या है? ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। तो क्या है? तो ये कन्वेंशनल मोरल एटीट्यूड है ना, क्योंकि यह उनके परिवार की परंपरा रही है, बड़ों का सम्मान करना उनके परिवार की परंपरा रही है रेखा की। तो क्या होता है कि उसको बनाए रखते हैं। समझ में आया? तो 5वां है प्रिंसिपल्ड मोरल एटीट्यूड। 5वां पॉजिटिव मोरल एटीट्यूड हो गया, नेगेटिव मोरल एटीट्यूड हो गया, न्यूट्रल हो गया, कन्वेंशनल हो गया। अब है प्रिंसिपल्ड मोरल एटीट्यूड। ठीक है, प्रिंसिपल्ड मोरल एटीट्यूड का मतलब है कि सिद्धांतवादी नैतिक रवैया। क्या है मतलब इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति के अपने सिद्धांतों और नैतिक विचारों पर आधारित होता है। व्यक्ति के खुद के सिद्धांत होते हैं, उसके नैतिक विचार होते हैं, उस पर आधारित होता है, चाहे समाज कुछ भी कहे, समाज से नहीं। एग्जाम्पल समझिए कहानी से। मान लीजिए एक अमित नाम का लड़का है। अमित ने देखा कि उसके ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो उसने विरोध किया और रिपोर्ट भी दी, भले ही कई लोग चुप थे। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे जो है कि व्यक्ति के अपने सिद्धांतों और नैतिक विचारों पर आधारित था। तो यहाँ पे अमित का जो सिद्धांत क्या था
वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ठीक है, उसका रवैया वैसा था। तो उसने क्या किया, उसके ही ऑफिस में सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो भी हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब ना होने देने की वजह से चुप रहता, लेकिन वैसा नहीं किया। कहा कि डिपार्टमेंट गया साइड में, पहले इसने जिन्होंने गलती करी है वो सजा होनी चाहिए, तुरंत उसने कंप्लेंट डाल दी, ठीक है। तो यही है प्रिंसिपल मोरल एटीट्यूड। अब ये समझना है कि मोरल एटीट्यूड से जुड़े फंडामेंटल इशू और स्पेसिफिक इशू क्या है। कुछ मोरल एटीट्यूड में कुछ फंडामेंटल इशू होते हैं। अब फंडामेंटल इशू के अंदर भी एक इशू होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक इशू, ठीक है, उसी को समझना है दोनों। पहले तो फंडामेंटल इशू क्या होता है, मतलब मूलभूत मुद्दे क्या है, क्या होते हैं मोरल एटीट्यूड में, समझना है। फंडामेंटल इश्यूज वे बड़े बुनियादी सवाल या समस्याएं होती हैं जो नैतिकता और मोरल एटीट्यूड की नींव बनाती हैं, मतलब बेस है ये फंडामेंटल। जैसे कुछ सवाल हैं फंडामेंटल इशू में, सही और गलत का मतलब क्या है, सही और गलत का क्या मतलब है, नैतिक मूल्य कहाँ से आते हैं, कौन तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या नैतिकता सबके लिए एक समान होती है, क्या नैतिकता समय और परिस्थिति के साथ बदलती है, ठीक है। आसान भाषा में, जैसे हम सोचते हैं कि चोरी करना गलत है, तो ये सोच कहाँ से आती है, क्या सभी लोग इसे गलत मानते हैं, ये फंडामेंटल इशू है। समझ में आया, ये फंडामेंटल इशू है, मुद्दा है, मोरल एटीट्यूड से जुड़ा हुआ। अब मान लीजिए एग्जाम्पल कि रमेश सोचता है कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, ठीक है, रमेश ये मान रहा है कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, लेकिन उसका दोस्त अमित कहता है कि कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है, जैसे कि जिससे कि भावनाएं न टूटे किसी की। तो ये दोनों फंडामेंटल इशू पर अलग अलग सोच है, ठीक है। सही और गलत की परिभाषा के आधारित पर, क्या सही है क्या गलत है। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल हमने पढ़े, तो सही क्या है गलत क्या है, इस परिभाषा के आधार पर इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। फंडामेंटल इशू मोरल एटीट्यूड से जुड़ा हुआ, मोरल एटीट्यूड से जुड़ा हुआ कहा कि उन्हें झूठ बोलना गलत है, ये एक की सोच है रमेश की। तो उसका दोस्त अमित कहता है कि नहीं, कभी कभी झूठ बोलना ठीक है क्योंकि इससे किसी की भावनाएं नहीं टूटती, तो ये उसकी सोच है। तो फंडामेंटल इशू है ना ये सारी चीज़। अब समझते हैं कि स्पेसिफिक इशू क्या होता है, विशिष्ट मुद्दा क्या है। विशिष्ट मुद्दा यानी स्पेसिफिक इशू वो छोटे छोटे या खास मामले होते हैं जो फंडामेंटल इशू के अंदर आते हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आते हैं, ठीक है। आसान भाषा में कहें तो अगर फंडामेंटल इशू है झूठ बोलना, मान लीजिए अगर फंडामेंटल ये इशू है कि झूठ बोलना सही है या गलत, तो स्पेसिफिक इशू होगा क्या हमें अपनी दोस्त को उसकी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलना चाहिए। मैंने कहा ना कि झूठ बोलना गलत है, ये फंडामेंटल इशू है, ठीक है। फंडामेंटल इशू है कि सबको झूठ बोलना चाहिए, सबके लिए कब किन किन परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ का जो है, कोई बोलता है कि झूठ बोलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि कभी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। इससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, तो ये फंडामेंटल इशू है। अब इस फंडामेंटल इशू में एक और इशू है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इशू। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, वो नकल कर रहा है, ठीक है, परीक्षा में नकल कर रहा है, तो क्या है ये फंडामेंटल इशू है, नकल नहीं करना चाहिए परीक्षा में, ठीक है। तो सवाल आएगा ना, क्या हमें परीक्षा में नकल करना चाहिए, तो ये फंडामेंटल इशू है, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए, बोलेंगे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका उसी परीक्षा में आपका दोस्त जो है, आप बैठे हुए आपका ये सोच है, लेकिन उसी परीक्षा में आपका दोस्त जो है नकल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो आपका तो ये सोचता कि नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि रुकेंगे। तो हमें तो अपने दोस्त को अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये मन में आएगा। तो ये स्पेसिफिक इशू बन गया, ठीक है। फंडामेंटल इशू के अंदर ही दूसरा स्पेसिफिक इशू। एग्जाम्पल और ले लेंगे कि मान लीजिए रीना नाम की लड़की है कोई, रीना को पता चलता है कि उसकी सहेली परीक्षा में नकल कर रही है। रीना सोचती रही कि क्या उसे यह बात टीचर को बतानी चाहिए या नहीं। यह एक स्पेसिफिक मोरल इशू है, समझ में आ गई, वही समझा रहे थे कब से। फंडामेंटल इशू तो यही है कि क्या नकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब नकल कोई कर रहा है तो अब ये सवाल उठेगा कि ये तो मेरा दोस्त है, क्या मुझे टीचर को बता देना चाहिए, ये सवाल है, ये स्पेसिफिक इशू हो गया।
तो हमारा फ़ायदा क्या है इसमें, हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें? फंडामेंटल इशू जो है समझकर हम नैतिकता की जड़ तक पहुंचते हैं। हमारा फ़ायदा यही है इसमें कि हम फंडामेंटल इशू को समझकर नैतिकता की जड़ तक पहुंचते हैं, जबकि स्पेसिफिक इशू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निर्णय, स्पेसिफिक इशू जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निर्णय लेने से संबंधित है, और फंडामेंटल इशू हमारी नैतिक जड़ तक पहुँचने की रास्ता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार है, कुछ कर रहे हैं, तो क्या सवाल ये मन में आएगा कि ये गलत कर रहे हैं, क्या हमें बोल देना चाहिए, क्या नहीं बोल देना चाहिए, ये मन में आएगा। तो अब सवाल ये कि ये तो हो गया, इतना ही हमें समझना था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझना है तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि कई जगहों पर सरकारी अफसरों ने भ्रष्टाचार किया। ये क्या है? एक स्पेसिफिक इशू है, जो बड़ा फंडामेंटल इशू भ्रष्टाचार सही है या गलत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल इशू बड़ा बिग लेवल है, बड़े स्तर का है कि भ्रष्टाचार सही है या गलत है। अब किसी सरकारी अफसर ने भ्रष्टाचार किया, ये स्पेसिफिक इशू हो गया। तो अब समझना है कि मोरल एटीट्यूड कैसे बनते हैं। अब देखिए, मोरल एटीट्यूड कैसे बनते हैं, इसका सीधा सा एग्जांपल वही है जो मैंने स्टार्टिंग में कब से पढ़ाते आ रहा हूँ, कब से बताते आ रहा हूँ, वो टूल देते रहा ना, सोशलाइजेशन का प्रोसेस। हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसी में बनता है हमारा मोरल एटीट्यूड। अब एग्जांपल लेके हम एक एक करके समझ लीजिए। देखिए, परिवार से बनता है मोरल एटीट्यूड। परिवार से कैसे? जैसे हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, घर के लोग हमें सही गलत की बातें सिखाते हैं ना, कि झूठ मत बोलो, दूसरों की मदद करो, तो यहाँ से आता है मोरल एटीट्यूड। स्कूल और शिक्षक से आता है, मतलब स्कूल और टीचर से आता है। स्कूल में हमें नैतिकता की कहानियाँ, इतिहास, जीवन के नियम सिखाए जाते हैं। शिक्षक हमारे नैतिक विकास में मदद करते हैं। होता है ना, इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर जो है बहुत ही सहिष्णु था, उसने बहुत जो है सारे धर्मों का सम्मान किया। ठीक है, दीन इलाही लॉन्च किया, ये सब पढ़ाया जाता है। तो क्यों पढ़ाया जाता है? हमें मोरल एटीट्यूड सिखाया जाता है कि सहिष्णु रहो सबके साथ। तीसरी, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर से हमें जो है मोरल एटीट्यूड सीखने को मिलता है। कैसे बनता है? उससे बनता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं, हमें नैतिकता की समझ देते हैं। जैसे दूसरों का सम्मान करना, समझ में आया कैसे होता है? इसी तरीके से अब व्यक्तिगत अनुभव से भी होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है। जब हम अपनी गलतियों और सही फैसलों से सीखते हैं, तब हमारा मोरल एटीट्यूड और मजबूत होता है। मीडिया और किताबों से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं। समाचार, किताबें, फिल्में, कहानियाँ हमें नैतिक मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, ऐसे बनता है मोरल एटीट्यूड। और परसुएशन वर्ड आप नहीं भूलेंगे, परसुएशन भी उसमें रोल प्ले करता है। मोरल परसुएशन है। मोरल एटीट्यूड कैसे मजबूत होता है? अब सवाल है, मोरल एटीट्यूड कैसे मजबूत होता है? सिंपल है कि अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें, सही किताबें, कहानियाँ पढ़ें, सही और गलत पर सोचें और खुद से सवाल पूछें, गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं, तो दूसरों की मदद करें और नैतिकता। इससे क्या होता है? आपका मोरल एटीट्यूड मजबूत होता जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब मोरल एटीट्यूड थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे सुधारा या बदला जाए। ठीक है ना, मोरल एटीट्यूड को कैसे बदला जाए? जो एटीट्यूड पहले से ही मोरल है, उसको कैसे बदला जाए ना। मोरल मतलब कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है या फिर उसको और बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है, तो कैसे हो? ठीक है, सवाल इस पे है, उसको कैसे बदला जाए। ठीक है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और जो समाजशास्त्री है, वो रिसर्च से पता चलता है कि मोरल एटीट्यूड जो है स्थायी होते हैं, लेकिन सही तरीका अपनाकर इन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं कि देखो, मोरल एटीट्यूड जो है स्थायी होता है, क्योंकि बचपन से बनते बनते वो आते हैं, तो इसलिए वो स्थायी हो चुके हैं, लेकिन उनको बदला जा सकता है। कैसे? सही तरीका अपनाकर। वो बोलते हैं सही तरीका अपनाओगे बदल दूंगी। तो पहला क्या है? पहला है कि शिक्षा और जानकारी से, मतलब इन्फॉर्मेशन से, एजुकेशन से। ठीक है, जब हमें जो है सही गलत के बारे में नई और सही और गहरी जानकारी मिलती है, तो हमारा सोच बदल सकता है इससे। ठीक है, अगर किसी को समझाया जाए कि पर्यावरण की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, तो उसका एटीट्यूड प्रदूषण करना ठीक है से बदल कर प्रदूषण रोकना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। पहले ये मानेगा कि प्रदूषण करना ठीक है, छोड़ो यार, कौन ध्यान देता है। लेकिन बाद में क्या होगा? वो प्रदूषण नहीं करेगा।
ऐसा एटीट्यूड अनुभव से, एक्सपीरियंस से। जब हम खुद किसी परिस्थिति का सामना करते हैं या दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो हमारा एटीट्यूड बदल सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई पहले किसी पर भरोसा नहीं करता था लेकिन बाद में उसने देखा कि लोग भरोसेमंद भी होते हैं तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा। सकारात्मक माहौल से, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रोल प्ले करता है किसी का एटीट्यूड बदलने में, मोरल एटीट्यूड लाने में, उसको बढ़ावा देने में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम अपने आसपास के ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनका नैतिक दृष्टिकोण अच्छा होता है तो हम भी उनके जैसा सोचते हैं, मतलब जैसी संगति, जैसा माहौल होता है आदमी वैसा ढलता जाता है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर दोस्त में आपका दोस्त का जो ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, ईमानदार होगा, ईमानदारी को महत्व देता है तो आप भी उसी दिशा में सोचेंगे। और आपका मान लीजिए पीयर ग्रुप एकदम बिल्कुल ही उद्दंड टाइप का है तो फिर क्या होगा, आपका व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा धीरे धीरे। चौथा है आत्मचिंतन, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि खुद से सवाल पूछना कि मेरा दृष्टिकोण सही है, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो इससे भी एटीट्यूड बदलता है लोगों का। ठीक है। खुद से सवाल पूछना से, आपको एकांत में बैठे हुए हैं, जो किया उसके बारे में सोच रहे हैं और अपना रवैये पे ध्यान दे रहे हैं तो क्या होगा, बदलाव होगा। प्रेरणा और प्रेरक कहानियों से, कुछ कहानियाँ सुनाते तो बच्चे मम्मी नानी दादी सब लोग, तो क्या होता है किसी ने नेक काम की कहानी, प्रेरणादायक वीडियो या वक्ता हमारे नैतिक दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। नई आदतें अपनाने से हो जाता है। अगर हम अच्छे कामों को बार बार करें तो हमारा मन उनका समर्थन करने लगता है, मतलब बेसिकली आदत पड़ जाती है तो हमें ठीक लगने लगता है, तो एटीट्यूड भी बदलता है। समझ में आया? तो एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड कैसे बदल सकते हैं, ये तरीके अपना सकते हैं हम बदलने के लिए। तो अब हमें ये समझना है सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एटीट्यूड चेंज करने में 3 मेन रोल हैं, 3 का फैक्टर का, जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला क्या पढ़ा था हमने, परसुएशन पढ़ा था कि कैसे परसुएशन एटीट्यूड चेंज करने में मदद करेगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि एटीट्यूड चेंज करने में कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे हेल्प करेगा। ठीक है। अब तीसरा पढ़ रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, जैसे समझिए कि सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है समाज, लोग या समूह का समूह का हमारे सोच, भावनाएं और व्यवहार पर असर या प्रभाव डालना। सोशल इन्फ्लुएंस से शब्द से ही मतलब चल रहा होगा ना। सामाजिक प्रभाव क्या है, जब हम किसी सोसाइटी के बीच में, मान लीजिए केंद्र में हम टिके हुए, चारों तरफ से इन्वायरमेंट हमारा घिरा हुआ है सोसाइटी से, जैसा जैसा वो हरकतें करेंगे वो हमारे ऊपर असर करेगा। तो वही लैंग्वेज है कि सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है जो समाज, लोग या समूह का हमारे सोच, भावनाओं और व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वही है सोशल इन्फ्लुएंस। जब हम अपने दोस्त, परिवार या समाज के अनुसार सोचते हैं या काम करते हैं तो उसको सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे आपके कोई दोस्त नया फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई फैशन ट्रेंड आया, बालों का ट्रेंड आया, फैशन ट्रेंड, बालों को ऐसे खड़ा करके त्रिभुजाकार सर पे, जैसे स्पाइक्स कहते हैं, वैसे खड़ा करके सब घूम रहे। पांच लोगों का ग्रुप है, 4 लोग बना के आ गए और आप ही देख लिए कि अरे ये कि सब बाल का त्रिज्या है आपकी। तो आप तो कहेंगे कि, वो लोग बोलेंगे देखो फैशन है आज का, फैशन। तो आप भी कहेंगे अच्छा ऐसा भी फैशन है। तो पहले तो आप सिंपल बाल झाड़ के जाएंगे, कहेंगे नहीं यार हमको पसंद नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता ये सब त्रिकोण में थी। तो फिर वो बाहर जाता है, देख 5-10 लोग और देख लेता है क्योंकि नया ट्रेंड है, सभी लोग कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे इसको भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर घर आएगा, वो भी निकालेगा जेल वगैरह या तेल वगैरह कुछ भी लगा के, वो भी त्रिकोण बना लेगा अपने सर का, बालों का, फिर वो भी निकलेगा बाहर। देखो तो ये सोशल इन्फ्लुएंस है कि जैसा ट्रेंड देखा, नया फैशन है, ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस है। या फिर अगर कोई लोग कहते हैं कि ये काम सही है, तो आप भी उस काम को करने सही मानने लगते हैं। यही सोशल इन्फ्लुएंस है। जब अपने ग्रुप में जैसा उन्होंने फॉलो किया, आप भी आंख बंद करके फॉलो कर लिए, मान लिया कि सही है।
समझ में आया? टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस तीन टाइप है, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ऑबिडेंस। मतलब अनुरूपता, मान्यता, आज्ञाकारिता। ठीक है, इसको समझना है कि कन्फर्मिटी क्या होती है। ये सोशल इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ मामला है। कन्फर्मिटी का मतलब है कि जब हम समूह के दबाव या नियमों के अनुसार अपने व्यवहार या सोच बदल लेते हैं ताकि हम समूह में स्वीकार किए जाएं। ठीक है, ये बल बिल्कुल वैसा ही जो अभी एग्जांपल दिया ना कि पांच लोगों का ग्रुप है दोस्तों का। एक जो है त्रिकोणमिति, 4 लोग त्रिकोणमिति की तरफ बाल झाड़ के आए हैं, स्पाइक्स बना के आए हैं। तो और बाहर में पहले तो मना करेगा कि नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, हम ये त्रिकोणमिति वाला बाल नहीं झाड़ेंगे, कंघी नहीं करेंगे। तो फिर वो बाहर 4 लोग के साथ जाता है और 5-10 लोग को और देख लेता है वैसा झाड़ा हुआ, कंघी उस तरीके का किया हुआ है। तो वो अपने आप को अलग महसूस करता है, कहता है कि यार सब लोग किए हुए हम अलग महसूस कर रहे हैं, लोग हम पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराना बाल झाड़ के पुराना स्टाइल में चल रहा है, गाना जो है कि पुराने टाइप का है। तो वो घर पे आता है जेल लगा के, वो भी जो त्रिकोणमिति बाल का बना लेता है। फिर तो उसको कहते हैं हाँ अब तुम हमारे जैसे हो गए हो, हमारे जैसे लग रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ चलो साथ चलो, ठीक है अब हम तुम्हें सही जगह लेके चलेंगे, सब जगह लेके चलेंगे। तो खुश हो जाता है। तो क्या होगा, उसका समूह में स्वीकार किया गया कि हाँ चलो अब तो ये हमारे जैसा हो गया। ठीक है, बेसिकली सही आप ही थे, हो सकता है कि सही आप ही हो, लेकिन आप इन्फ्लुएंस में आके उनमें प्रभाव में चल बसे। ठीक है, अब यही सोशल इन्फ्लुएंस में सोशल इन्फ्लुएंस समझाना था, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं। कन्फर्मिटी का मतलब यही है। सोशल इन्फ्लुएंस में जो पहला टाइप है वो कन्फर्मिटी है, अनुरूपता, मतलब आप समाज में स्वीकार किए जाए तो वैसे उनके जैसा उनसे इन्फ्लुएंस होकर वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए कन्फर्मिटी का। स्कूल में जब सभी बच्चे एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं तो आप भी वही पहन लेते हैं ताकि अलग न दिखे। ठीक है, मान लीजिए कि 100 लोग जोकरों का कपड़ा पहना हुआ है, स्कूल में ड्रेस कोड है जोकरों का। आप जो है वाइट पैंट ब्लैक पैंट, अरे वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के बिल्कुल एकदम टिच टॉप बन के गए हैं, तो लोग देख के आपको हंस रहे हैं, देखो यार तू क्या पहन के आया, देखो ड्रेस ये होता है, ये जोकरों की तरह वो जो टोपी होती है त्रिकोण वाला वो पहनना पड़ता है, हरा एकदम ऑरेंज कलर का पैंट पहनना पड़ता है, धारीदार आपको शर्ट पहनना पड़ता है, तो वो सब पहनने के लिए बोला जाता है। तो फिर क्या होता है, वो भी कहता है कि यार हम भी अलग दिख रहे हैं, अब हमको इनके ज़्यादा जैसा दिखना पड़ेगा तो हमको ये ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो वो भी ड्रेस पहन लेता है, उसी तरह सबकी तरह दिखने लगता है। कन्फर्मिटी है ये, सबकी मतलब ग्रुप में स्वीकार किया जाए। कंप्लायंस क्या है, मान्यता क्या है? कंप्लायंस का मतलब होता है मान्यता। क्या होता है ये होता है कि जब किसी के अनुरोध या मांग पर, चाहे मन हो, मांग पर कोई काम करते हैं, चाहे हमारा मन हो ना हो, हमारा भले मन ना हो, लेकिन किसी के अनुरोध पर निवेदन करता है या किसी की डिमांड पर हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंप्लायंस। मान लीजिए कि मतलब ये भी सोशल इन्फ्लुएंस का ही पार्ट है। तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई दोस्त कहे कि पार्टी में चलो, और आप जो है और आप मन ना होने पर भी चले जाएं, आपका मन नहीं है पार्टी में जाने का, तो फिर ये होता है कंप्लायंस कि आपने दोस्त ने कहा लेकिन आपका मन नहीं, फिर भी आप पार्टी में चले गए, तो आप फिर पार्टी यूँ ही चलेगी रात भर। ठीक है, इस मूड में वो गया है लेकिन आप इस मूड में गए नहीं, तो चुपचाप किनारे कहीं एक खाने का प्लेट लेके खड़े होकर कोने में से देख रहे होते हैं, वो खूब इंजॉय कर रहा था क्योंकि आपका मन नहीं था जाने का। तो आप सोचेंगे कि कोई ऐसा किनारा पकड़ा जाए जहाँ से बैठ के सारा दृश्य देखा भी जाए और चुपचाप खाना खाया जाए। ठीक है, यही है कंप्लायंस। ऑबिडेंस, आज्ञाकारिता का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम किसी अथॉरिटी के आदेश का पालन करते हैं, जैसे पुलिस हो गई, शिक्षक हो गया, बॉस हो गया। ठीक है, उदाहरण पुलिस का ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना। बना हुआ है पुलिस ट्रैफिक सिग्नल, आपको पालन करना है तो क्या होगा, आपको पालन करना ही पड़ेगा। ये इन्फ्लुएंस ही का है, सोशल इन्फ्लुएंस का क्या है, ऑबिडियंस वाला पार्ट है। एक चौथा तरीका भी है परसुएशन और सोशलाइजेशन। ठीक है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं तो इस पे बात नहीं होगी, इस पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट क्लास में। आज 31वीं क्लास है, लंबी क्लास, धीरे धीरे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लास लगभग आज एटीट्यूड वाला चैप्टर अब पूरा पूरा होने वाला है, क्योंकि एक टॉपिक तो मोर एडिट वैल्यूज़ वाला कंप्लीट हो चुका है एक टॉपिक। ये एटीट्यूड वाला दूसरा टॉपिक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, सब सभी एथिक्स चैप्टर में बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो ये दूसरा टॉपिक लगभग समाप्त होने वाला है। फिर धीरे धीरे हम अब इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे, वो भी साइकोलॉजिकल पार्ट है। साइकोलॉजी पहले ही पढ़ा दी है हल्का, साइकोलॉजी का टेस्ट मैंने दे दिया है, बेसिक साइकोलॉजी का, कि कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF सब मिल जाएगा। धन्यवाद।